तो क्या हमारा फेसबुक अकाउंट सेफ है या सोशल मीडिया पर हम हमेशा वल्नरेबल बने रहेंगे? बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। और उससे भी गंभीर बात यह है कि जब भी ये मामला सामने आता है, एश्योरेंस दिया जाता है। 2014 की बात है, करीब ऐसे ही लाखों लोगों का डेटा चोरी होने की खबरें आई थी। उस समय भी मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं इस चर्चा में शामिल हैं। मेरे साथ उनसे हम बात करेंगे। हिमांशु वर्मा जी हैं, सोशल मीडिया एंड डेटा एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में। अमित मल्होत्रा हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। सचिन डेढ़िया एथिकल हैकर हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में। सचिन, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हिमांशु आपसे ही करेंगे। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम सभी के जहन में याद ताजा है कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला हुआ था और उस समय मार्क ज़करबर्ग यूएस कांग्रेस में गए, वहां माफी मांगी, यूरोपियन यूनियन में गए, वहां माफी मांगी, और उसके बाद फिर एक नया मामला सामने आ गया। ब्रिजेश जी, बिल्कुल सही सी बात है कि अब हमने देखा है बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसी चीजें सामने आती हैं और उसको खुद ही फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग और उनके सारे जो पूरी टीम है उस चीज़ को एडमिट करती है कि हाँ, इस तरह की तकनीकी खामियों द्वारा या किसी भी डेटा ब्रीच, वल्नरेबिलिटी या चोरी के द्वारा उनका डेटा कहीं भी मिसयूज किया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं अब रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। तो अब खाली हम सभी जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स हैं फेसबुक, उनको ये समझ लेना चाहिए जो भी आदमी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है उसको साइबर सुरक्षा को अपनी जीवन की दिनचर्या में उतारना होगा और तैयार करना होगा अपने आप को उस चीज से लड़ने के लिए। क्योंकि ये सारी जितनी बड़ी कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं इस बात से जो है हट जाती हैं कह के कि हाँ, ये ब्रीच हुआ है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। सर, माफी मांगने से काम चलेगा? अमित जी, आपको क्या लगता है? हमेशा मार्क ज़करबर्ग आते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन चिंता पैदा करती है। आप बार बार एश्योरेंस देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है। तो जो लाखों करोड़ों यूजर्स हैं और खासकर भारत में फेसबुक यूज करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, वो तो वल्नरेबल हैं। कभी भी उनका डेटा चोरी हो सकता है, कभी भी उनका अकाउंट हैक हो सकता है। सर, बेसिकली अगर टेक्निकली व्यू से देखा जाए तो ये जो हमारे साथ हुआ है इस टाइम डाटा ब्रीच का जो सामने आया है, ये फेसबुक में एक ऑप्शन होती है व्यू एज। तो व्यू एस के अंदर बग होने के करके ही ये चीज़ हो रहा है। डाटा ब्रीच जो भी 5 करोड़ क्लाइंट्स से फेसबुक के, उसके साथ जो भी हुआ है, तो इसके लिए यही मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 2 वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके चलने चाहिए। अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए एंड पासवर्ड के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके थ्रू अपने आप को हम लोग खुद ही सिक्योर करके चल सकते हैं। क्योंकि नहीं सब मुझे ठीक है, आप जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि व्यू एज का आप यूज करें, तो यूजर तो करेगा यूज, क्योंकि आपने दे रखा है। हाँ जी। आप ही को पता नहीं है कि वहां से डेटा हैक किया जा सकता है, वहां से हैकिंग हो सकती है। तो एक बेचारा यूजर, माफ कीजिए, यूजर कैसे जानेगा कि वहां से उसका डेटा चोरी हो सकता है? सचिन जी बिल्कुल। ये जो हैक हुआ है ये बहुत ही एक टेक्निकल, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैक हुआ है, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसमें यूज़र का कोई मिस्टेक नहीं था या यूज़र को पता ही नहीं होगा कि पीछे ऐसी कोई प्रोग्रामिंग या ऐसी कोई कोडिंग है जिसके वजह से मेरी आइडेंटिटी लीक हो सकती है, मेरी आइडेंटिटी मिसयूज़ हो सकती है या कोई मेरा फेसबुक का पूरा डेटा लेके जा सकता है। ये जो हैक है ये पूरा एक टेक्निकल हैक है जहाँ पे फेसबुक ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था कि आप आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, जैसे आपका कोई एक फ्रेंड देख सकता है। अगर आपने उस ऑप्शन को चूज़ किया तो आप एक बर्थडे का वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उस बर्थडे के वीडियो के ऊपर ही उनका एक्सेस टोकन जो था वो दिया गया था। वो एक्सेस टोकन उसी फ्रेंड का निकला, मतलब उसी का था जिसका उन्होंने ऐसे फ्रेंड देखते थे, और उसी एक्सेस टोकन को मिसयूज करके उन्होंने सारे फेसबुक के जो आईडीज़ हैं उनको एक्सेस करने की ट्राई की है। तो ये यूज़र के तो किसी हाथ में ही नहीं था कि, और उनको, मुझे तो लगता है 95% ऑफ द फेसबुक या उससे भी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि पीछे एक्सेस टोकन भी ऐसे जनरेट होते हैं और उस एक्सेस टोकन जो दूसरे को भी दिखते हैं, मतलब दूसरे यूजर्स भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मिस्टेक हुई है वो फेसबुक की ही है, इसमें यूज़र का कोई दोष नहीं है। ये फेसबुक की कोडिंग या प्रोग्रामिंग या उनकी वल्नरेबिलिटी है, और इसीलिए फेसबुक जो है वो वापस जो वही अपने जो नॉर्मल रूटीन में आके बोल रहा है कि वी आर सॉरी। और अगर आप अभी फेसबुक का अकाउंट भी चेक करेंगे
तो उन्होंने ये सारे एक्सेस टोकन जो भी है वो सारे डिलीट कर दिए, रीसेट कर दिए है। उन्होंने अपने साइड से अभी पूरी सिक्योरिटी लेना शुरू कर दी है। जी, हालांकि जांच की बात उठ रही है। यूएस सीनेटर हैं मार्क आर वार्नर, उन्होंने ये बात उठाई है कि इसकी एक वृहद जांच होनी चाहिए और उसमें ये सामने आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा हिमांशु जी, ये थोड़ा सा समझाइए कि अगर डेटा चोरी होता है, ऐसे हैकिंग होती है, तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो यूजर है उस पर क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, आजकल तो क्या हमने देखा है कि हर व्यक्ति कोई भी चीज जो वो कर रहा है, अपनी डेली दिनचर्या भी वो जो है फेसबुक पे अपडेट करता है। वो कहाँ जा रहा है, क्या चीजें कर रहा है, कौन कौन से फंक्शन में सम्मिलित हो रहा है, उसके कौन मित्र हैं, कमेंट करना, उसमें लाइक शेयर और जो फॉलो का जो युग मैं कहता आया हूं हमेशा, कई बार आपके चैनल पे मैंने इसका यूज किया है। उस युग में हर चीज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो ये सेंटिमेंट ट्रैकिंग के लिए बहुत ही जो है योगदान करती है। सेंटिमेंट ट्रैकिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि मुझे जो चीज पसंद आती है या जो मेरी नापसंद है वही मुझे पुश की जाए, पुश मैसेजेस द्वारा। मेरी जो भी निजता है उसका हनन ऐसे हो कि मेरे जो भी कमेंट्स हैं कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे, या जो मैं लाइक कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, जिस चीज को फॉलो कर रहा हूं, उस हिसाब से मुझे चीजें पुश करी जाएं, मेरे ऊपर इंपोज करी जाएं और मेरी जो सोच की जो क्षमता है, जो भी मैं सोचता हूं या जो भी मैं करना चाहता हूं, उसको किसी ना किसी तरह से प्रभावित किया जा सके। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो होता है जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका में इलेक्शंस को प्रभावित करने की बात आई थी, जहां पे लोगों की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, पॉलिटिकल जो भी उनके जो है कमेंट्स होते हैं, उनको देखकर वो डेटा साझा किया गया। उस डेटा के ऊपर आगे कंपनीज ने, डेटा एनालिटिक्स कंपनीज ने काम किया और उस तरह से इसको जो है मोल्ड करके यूजेज किया गया, जिसमें कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी का फेलोर की तरफ हमने देखा जो है शुरुआत हुई। तो ये तो एक खाली जो है डेमोक्रेसी की। हिमांशु, आपने जो इलेक्शन की बात की है, और अभी हालांकि ये साफ नहीं है कि किस देश के यूजर्स ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं फेसबुक के और इलेक्शन का टाइम है, आने वाला इलेक्शन, तो कहीं यहां से जो हैकिंग हुई है डेटा की उसका मिसयूज ना हो भारत में आने वाले इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पे खड़ा हो रहा है और इसीलिए सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया, जैसा कि हिमांशु कह रहे हैं कि आज के वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी हैं और खतरा क्या है वो आप देख ही रहे हैं। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फेसबुक को यही नहीं पता है कि कहां पे खामियां हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमेशा संशय बना रहता है। आप ये बताइए मुझे कि क्या ये मान लिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी आप सुनिश्चित कर ही नहीं सकते हैं? क्या हम ये मान लें? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमारी जो एथिकल हैकिंग की जो दुनिया है, इसमें हमारा एक बहुत अच्छी कहावत है कि दुनिया में सिर्फ दो ही टाइप के सिस्टम है, एक जो हैक हो चुकी है और दूसरी जो हैक होने वाली है। मतलब वन विच इज़ हैक्ड एंड वन विच इज़ रेडी टू बी हैक्ड। ऐसी कोई तीसरी सिस्टम है ही नहीं। मतलब साइबर सिक्योरिटी फुल 100% वो एक मिथ है, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फेसबुक के पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है, 2.2 बिलियन यूजर्स है उनके पास, इतने सारे डेटा सेंटर्स है, इतने उनके प्रोडक्ट्स, इतने उनके इंटीग्रेशंस है कि फेसबुक को ये सब सारा मैनेज करके हैंडल करना उनको थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये बात ये भी हो रही है, जैसे इलेक्शंस आपने, जैसे उन्होंने बात की कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो हमको डेटा चाहिए, हर एक लोगों को आज उनका डेटा चाहिए कि इनके प्रेफरेंस क्या है। और अभी ये फेसबुक ने शायद आज ये इसीलिए किया है क्योंकि 2 या 3 दिन पहले एक ताइवान में एक हैकर है जिन्होंने एक अपने फेसबुक के पोस्ट के ऊपर ही जाके बोल दिया है कि संडे, मतलब कल के दिन संडे को वो एक लाइव बताने वाला है कि वो खुद मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक का अकाउंट हैक करेगा। जो उन्होंने एक लाइव पोस्ट कर दी, एक नोट, मतलब एक हैकर ने, तो शायद उनकी कुछ और वनरेबिलिटी ऑलरेडी बाहर है या एक्सपोज है, वो शायद कुछ और बताएगा या उनको यही शायद वनरेबिलिटी मिली थी। मतलब सर ऐसा मान के चलना है कि फेसबुक के साथ और बहुत कुछ जुड़ा हुआ होगा जो फेसबुक को भी नहीं पता होगा। और हम तो साधारण यूजर्स हैं, हम तो फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कितनी सारी डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल एप्लीकेशन ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी खाली यूज़ करनी आती है, उनके पीछे की प्रोग्रामिंग, कोडिंग तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो आप बराबर बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हम खाली अपने आप को मतलब थोड़ा और सुरक्षित करने की ट्राई कर सकते हैं, पर 100% सुरक्षित तो शायद ही कोई
कर पाएगा। मतलब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता है, सचिन ये कह रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी से मेरे को ये बताइए, एक बहुत छोटा सा सवाल ये कि जब हैकिंग होती है सचिन, तो क्या ये टारगेट यूजर्स को इसमें टारगेट किया जाता है या ये रैंडम होता है कि आपने हैक किया और जैसे 5 करोड़ यूजर्स हैं, तो क्या ये रैंडमली होता है या टारगेटेड होते हैं ये? जी, इसमें दो, पहले तो हम टारगेटेड ही करते हैं। पहले हम हमारा टारगेट चूज कर लेते हैं कि भाई ये कंट्री के यूजर्स को टारगेट करना है, क्योंकि ये कंट्री के यूजर्स को अगर मैं टारगेट करता हूँ और उनसे जो मुझे डेटा बाहर आएगा, क्या उस डेटा की कीमत बाहर है मार्केट में। जैसे डार्कनेट, डीप वेब करके एक बहुत अलग ही खुफिया दुनिया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये डेटा बेचते हैं। तो अगर मैं जाके बोलता हूँ कि भाई मैं आपको इंडियंस के, सपोज ये 5 करोड़ में से मैं बोलूँगा कि 2 करोड़ इंडियंस के डेटाबेस के यूजर्स हैं, उनका मैं आपको डेटा देता हूँ कि भाई उनकी उम्र कितनी है, किधर रहते हैं, उनके प्रेफरेंस क्या है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के वीडियोस देखते हैं, कौन से लाइक्स करते हैं। तो ये डेटा खरीदने वाले बहुत लोग होंगे डीप वेब या डार्कनेट के ऊपर। तो पहले जो होती है वो एकदम एक टारगेटेड अटैक होते हैं, वो एक स्कैन कर लेते हैं अपने टारगेट्स को कि किसको चूज करने चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई टारगेट चूज नहीं होते हैं, उनकी एक वनरेबिलिटी मिल जाती है कि भाई ये खामी है, ये जो एप्लीकेशन उसमें ये खामी है, उसको एक्सप्लॉइट करो, उसमें जो जो यूजर्स मिल जाते हैं वो हमारे लिए बोनस है। मतलब फिर तो जितने यूजर्स आगे वो बोनस है। लेकिन अगर कोई टारगेटेड अटैक करेगा तो उसको उसमें से कुछ तो मिलना चाहिए, तो ही वुड लुक फॉर इट टारगेटेड, मतलब कोई कंट्री या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करेंगे उन लोग। जी, ये तो फायदे के लिए ये कराया जाता है, जैसा कि सचिन बता रहे हैं। लेकिन अमित जी ये बताइए कि सॉल्यूशन क्या है? अगर अपने देश की बात करें तो आईटी एक्ट बहुत ज़्यादा कठोर अभी नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट कर पाना भी बहुत आसान नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसे में क्या क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर बेसिकली अगर देखा जाए तो जब भी हम लोग कोई साइट को डेवलप करते हैं, फेसबुक का जो पूरा प्लेटफॉर्म है PHP बेस्ड है वो, जब भी हम लोग कोई भी साइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ लूप होल्स छोड़ने ही पड़ते हैं। ओपन पोर्ट्स वो बोलते हैं, जो ओपन पोर्ट्स होने के करके ही उसके थ्रू एंट्री होती है बैकडोर से। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या ओपन पोर्ट्स छोड़ने पड़ते हैं मतलब? हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर हमें एक फेसबुक में ऑप्शन है कि हमें इधर इमेज को व्यू करना है, तो इमेज को व्यू करने के लिए हमें कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं कि उनको ओपन छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर हम उनको लॉक कर देते हो, अगर वो वाले पोर्ट्स लॉक हो जाते हैं तो लॉक होने करके फिर यूजर उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो ओपन पोर्ट्स छोड़ने की वजह से एक लूप होल क्रिएट हो जाता है उस साइड में, एक बैकडोर हो जाता है वो इधर हैकर्स के लिए, उनके थ्रू हैकर्स उसका एंट्री पॉइंट बन जाता है उनके लिए, वहां से एंट्री पॉइंट बन जाता है, उसके थ्रू हैकर्स इधर एंट्री कर जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ यही है कि हमें टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, 2 वे इधर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स में जाना चाहिए, अपने फेसबुक अकाउंट को इधर ऑडिट करना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड उसके साथ साथ हमें डाटा का अपना जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हमें दूसरों को नहीं विजिबल करानी, उसको सिक्योर रख के अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, ताकि हम लोग आगे इस चीज़ को बढ़ोतरी ना दे पाए, आगे ना इस चीज़ को उठा पाए ज़्यादा। जी, लेकिन उसके बावजूद हम भी थोड़ा केयरलेस रहते हैं हिमांशु, ये तो आप भी मानेंगे। और आदमी थोड़ा सा हो भी जाता है, क्योंकि फोन पर सब कुछ है, पूरी दुनिया आजकल आपके फोन पर है और फेसबुक आप हमेशा ऑन रखते हैं, आप उसको लॉग ऑफ करते ही नहीं हैं। और जो इस मामले में हुआ है वो यही बता रहे हैं कि चूंकि आप हमेशा लॉग इन रहते हैं तो एंट्री बड़ी आसान हो जाती है। तो क्या करें क्या फिर हम? सीधी सी बात है ब्रिजेश जी, इस वर्चुअल वर्ल्ड में हमें यह समझना होगा कि जो कन्वीनियंस है जो भी यूजर को दी गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रीच और वल्नरेबिलिटी के लिए। जो उल्लंघन और जो भेद्यता हो रही है वो हमें जो कन्वीनियंस दी गई है उसी के जो है उसी के ऊपर उसको रख के किया जा रहा है। तो ये जो कन्वीनियंस है जो कि ऑटोमेटेड लॉग इन रहने वाली, जो कि फेसबुक ही द्वारा एक सिंपल लॉग इन के द्वारा डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस को यूज करने वाली, ये अब हमें रिवोक करना पड़ेगा और दोबारा से अपने पासवर्ड्स को रीसेट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो फेसबुक आईडी है या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आईडी है कहां से कौन से डिवाइसेस से कब लॉगिन हो रही है। तो उस कन्वीनियंस के दायरे से हम सब यूजर्स को बाहर आना पड़ेगा, साइबर दिनचर्या को अपना डेली रूटीन में जो है शामिल करना पड़ेगा और खुद ही वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने इस इतने प्राइवेट डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं जो और गलत हाथों में जाने नहीं देख सकते हैं। और हमने देखा है कि अंततः होता क्या है कि इतनी बड़ी कंपनियों के जो कि इतने बड़े सर्वर्स, इतना भयंकर डेटा जो कि बॉम्बास्टिक हो सकता है कभी भी,
वो संभाल आके नहीं पा रहे। माफी मांग लेते हैं और धाक के 3 पात वही रह जाते हैं और कहीं भी बात आगे बढ़ नहीं पाती है। तो ये साइबर दिनचर्या वाला जो चीज है उसको हमको देखना पड़ेगा और उसी जो है उसी भारी जुर्माना क्यों ना लगाया जाए फेसबुक के ऊपर? ये कुछ ऐसा कठोर कदम क्यों नहीं उठाया देखिए, जाता? अब उसके लिए देखिए मैकेनिज्म नहीं है कोई, हमारे पास इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। जब से ये वर्चुअल दुनिया बनी, जो ग्लोबली बन चुकी है, इस पे कोई भी ऐसा इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो ऑम्बुड्समैन की तरह काम करे इनके लिए। देशों में तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, हमने अपने भारत देश में तो मतलब मेहमानजी, मतलब ये है कि माफी मांग के काम चल जाएगा, मार्क ज़करबर्ग फिर निकल जाएंगे और कुछ दिनों के बाद हो सकता है फिर ऐसी कोई बिल्कुल आएगा। देखने वाली बात तो यही है कि ये ऐसा, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा, रेगुलर इंटरवल्स में ये होने लगा है और रेगुलर इंटरवल्स में ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर, जो टेक्निकल फ्लॉ भी नहीं कहूंगा इसको, ये टेक्निकल किसी तरह की जो है, जैसे उन्होंने कहा कि सिस्टम्स जो कि हैक हो चुके हैं और जो कि हैक होने, तो 100% साइबर प्रूफ कोई भी सिस्टम आज तक नहीं बना। जैसे कि 100% एफिशिएंट मशीन कोई नहीं बनी, वैसे ही कोई भी सिस्टम ऐसा 100% प्रूफ नहीं बना। आपने जो बात कही और सचिन ने जो बात कही है वो तो वाकई फिर चिंता बढ़ाती है, क्योंकि आधार को लेकर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं और सरकार की तरफ से तो बार बार एश्योरेंस रहा है कि वहां पर सब कुछ फुल प्रूफ है और जरा सा भी ब्रीच की आशंका नहीं है। लेकिन सचिन, तू डाल तो मैं पात हैकर्स के लिए तो ये कह सकते हैं, चाहे आप कितना भी इंतजाम कर लें, फेसबुक जैसी कंपनियां सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं डेटा को, वहां पर हैकिंग हो जा रही है, तो फिर बाकी जगह क्या माना जाए, कैसे सुरक्षित रहेगा? आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएं, जो कि आप खुद ही हैकर हैं, एथिकल हैकर हैं, क्या करना चाहिए? अमित जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, हिमांशु ने भी बहुत सारी बातें की हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, हम एज ए यूज़र हम इतना कर सकते हैं कि हम हमारी जो जैसे लोग बार बार बोलते हैं कि अपने जो फेसबुक के जो पासवर्ड्स है, वो मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो अपने जो पासवर्ड्स है वो आप बार बार चेंज कर दीजिए। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बायोमेट्रिक्स है, जो आज हमारे आधार के साथ लिंक्ड है, ये आज हम हमारे फ़ोन के ऊपर डालते हैं, जैसे टच स्क्रीन के ऊपर डाल दिया वो बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए, जो हम हमारे जो वो जो बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, फेस के थ्रू अनलॉक कर रहे हैं फ़ोन को, ऐप के थ्रू अनलॉक कर रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्टीमेटली आगे जाके ऐसा भी होगा कि हमने तो हमारे फेस यूज़ किया हमारे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, लेकिन वो एक डिजिटल फाइल बनती है फ़ोन के पीछे, ठीक है, जो सेव होती है फ़ोन के अंदर, और हमें नहीं पता कि कितने एप्लीकेशंस वो फाइल को एक्सेस करते होंगे, और वो हमारा एक फेस का बायोमेट्रिक की डिजिटल फाइल है जो आज किसी के साथ लिंक है, जैसे हमारी आंख आधार के साथ लिंक है, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो आधार के साथ लिंक है। तो ये सारे जो हमारे जो है कि एक सिंपल पासकोड, एक पैटर्न लॉक भी अगर फ़ोन के ऊपर रहेगा तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। ऐप्स को परमिशन थोड़े कम दे सकते हैं, लोकेशंस ऑन ऑफ करने की ट्राई कर सकते हैं, पासवर्ड्स बार बार एक जेन्युइन एंटीवायरस डाल के रखिए, विंडोज़ को थोड़ा अपडेटेड रखिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको यूजर्स को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, बट जैसे साइबर ज्ञान जिसको बोलते हैं, साइबर हाइजीन, वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। बट एक चीज़ मैं खास यही बोलना चाहूँगा कि अपने बायोमेट्रिक्स को जरा कंट्रोल कीजिए और फ़ोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस के ऊपर इतनी आसानी से मत दीजिएगा। बहुत जल्दी सचिन बताइए, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ बायोमेट्रिक्स की, आपने बात कही है, बहुत सारी चीज़ें आज मुझे सीखने को मिली हैं। ये फिंगर टच से जो है बहुत सारी हमारे साइट जैसे बैंक अकाउंट्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, तो क्या वो नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुआ क्या है कि आगे अभी तो नहीं, बट आगे ऐसा भविष्य में मतलब फ्यूचर में ऐसे होगा कि आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है वो एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है अभी की तारीख में। भविष्य में ऐसे आएगा कि आपके पास और एक ऑथेंटिकेशन दिया जाएगा, वो आपका बायोमेट्रिक्स होगा। मतलब अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे या कभी बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपका एक यूजर नेम डाला जाएगा, आपका फोन नंबर, आपको ओटीपी आएगा और आपका एक बायोमेट्रिक की फाइल आपको मतलब फिंगरप्रिंट देनी पड़ेगी। अब मान के चले कि आपका फोन मेरे पास एक्सेस हो गया, मतलब आपका फोन का एसएमएस मुझे आता है और आपने उसी फोन के ऊपर आपका अंगूठा मतलब कभी फिंगरप्रिंट यूज किया होगा, उसकी एक फाइल भी मेरे पास आ गई है। तो मुझे अभी क्या करना है कि खाली आपका एक ईमेल आईडी मतलब या मोबाइल नंबर डालना है, आपका ओटीपी शायद मुझे मेरे वो फोन पे आ जाएगा एसएमएस, और वो बायोमेट्रिक फाइल अगर मैंने दे दी तो आपके ही नाम से एक अकाउंट खुल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका, हिमांशु आपका, अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप लोग भी थोड़ा सजग होंगे, सतर्क होंगे। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो जो उपाय, जो तरीके बताए गए हैं उस पर अमल करें। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम सब केयरलेस हो जाते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।